हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो टॉपिक लाए हैं, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल लाए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं। और ये वीडियो कुछ खास होने वाला है और जितने इसमें मॉडल है सभी को इंक्लूड करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल हैं। तो पहला जो मॉडल है अरस्तू का मॉडल है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉडल का अभिप्राय निर्देशन और स्पष्टीकरण और भविष्य कथन के लिए है। विभिन्न विद्वानों ने संचार प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए दृष्टिकोण से कुछ मॉडल बनाए हैं, जिसके माध्यम से संचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। संचार प्रक्रिया का जो मॉडल बनाया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो हम संचार करते हैं उनको समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए क्या किया जाता है, एक मॉडल तैयार किया गया है। कोई भी अगर हम प्रचार कर रहे हैं या संचार किसी चीज़ को, टॉपिक को लेकर कर रहे हैं या किसी के बारे में, या शिक्षा के विभाग में अगर हम किसी के माध्यम से संचार करना चाह रहे हैं या अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसको एक सहायता मिलनी चाहिए। तो किसकी सहायता मिलनी चाहिए? एक मॉडल का। तो इसमें सभी लोग ने कुछ अपने जो भी महत्वपूर्ण मॉडल दिए हैं। तो अरस्तू ने कुछ मॉडल बताए हैं और केनेथ वुड ने कुछ मॉडल बताए हैं, बर्लो ने मॉडल बताए। कुछ ऐसे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी अपने जो संचार हम कर रहे हैं उन्हें संचारित करने के, अपनी बातों दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ों का हम सहयोग लेते हैं। तो चलते हैं अरस्तू का मॉडल देख लेते हैं। अरस्तू ने क्या मॉडल में बताए हैं। इसमें बताया गया है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए हैं। इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? स्पीकर है, स्पीच और ऑडियंस है, जिसे वक्ता और स्पीच और क्या है, श्रोतागण कहते हैं। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक रूप माने हैं। इन्होंने एक वक्ता है, इनमें एक वक्ता है, दूसरे में जो कुछ बोलता है उसको रखता है, तीसरे वह व्यक्ति है जो सुनता है। ऐसा संचार केवल आमने सामने हो सकता है। इनका कहना है कि इन्होंने 3 चीज़ों को बताया है, वक्ता, भाषण और श्रोतागण को। इनका कहना है कि ये जब अगर संचार होगा तो आमने सामने व्यक्ति का संचार होगा। इन्होंने बताया गया है कि इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? एक स्पीकर होता है जो वक्ता होता है, और एक भाषण होता है जो स्पीच होता है, और एक श्रोतागण होता है जो ऑडियंस होता है। इनका जो संचार होगा ये क्या होता है कि वक्ता के माध्यम से स्पीच दिया जाएगा और श्रोता जो ऑडियंस होते हैं वो अपना क्या करते हैं, वो फीडबैक देंगे। तो ये ऑडियंस तक पहुंचाना है तो अपनी बातें यहाँ स्पीकर अपनी बातें कहाँ, श्रोतागण ऑडियंस के पास पहुंचा रहा है। तो किसके माध्यम से? भाषण के माध्यम से। तो यहाँ पे 3 प्रकार के इन्होंने मॉडल बताए हैं। क्या है? वक्ता है, भाषण है और श्रोतागण है। अब देख लेते हैं केनेथ वुड का मॉडल। क्या इन्होंने क्या बताए हैं? सबके में चेंजिंग है अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने 3 तरह से अपने जो भी संचार बताए हैं। केनेथ वुड मॉडल जो है इन्होंने आए हैं, और इन्होंने पृष्ठभूमि में भी कुछ ऐड कर दिए हैं। क्या ऐड किए? अपने संदेश को। तो चलते इसके बारे में देख लेते हैं। केनेथ वुड ब्रूक ने संचार प्रक्रिया के 5 तत्व बताए हैं। क्या बताएं? इन्होंने 5 तत्व बताए। इन्होंने 5 तत्व बताए हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है। क्या बताया गया इसमें? जो इनका संदेश है, जैसे इनका जो भी संदेश दिया जा रहा है तो इनके पृष्ठभूमि में निहित है, मतलब बैकग्राउंड में निहित है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन्होंने जो भी संदेश दिया है, इनका संदेश बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में निहित है तथा अनुभूति पे आधारित है। जो भी इनके पृष्ठभूमि में, जैसे कि आपके बैकग्राउंड में जो भी इनकी एक्सपीरियंस, अनुभूति है, वो आधारित है। संचारक एक वितरक है। संचारक कौन है? वितरक, जिसे एजेंट कहा जाता है। इनकी जो अनुभूति होती है, जो इनका एक्सपीरियंस होता, मतलब जो इनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका अनुभव होता है, वह क्या करते हैं? विस्तारक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? संचार के माध्यम द्वारा पहुंचाते हैं। तो इनका जो अनुभव है किसके माध्यम से पहुंचा रहे? एक संचार एजेंसी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। विस्तारण का उद्देश्य प्राप्त करता, जो रिसीवर होता है तो वह क्या करता है? अपने विस्तार को उस रिसीवर तक पहुंचाता है। इनके उद्देश्य होते हैं
क्या होता है कि जैसे संचारक होता है अपने संचार माध्यम के द्वारा उद्देश्य को रिसीवर तक पहुंचाता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। उससे क्या होता है कि उसे प्रभावित करना होता है। अपनी जैसे बातें हैं, अपने पृष्ठभूमि जैसे कहा जाए कि इनका जो भी है संदेश है, इनका संदेश पृष्ठभूमि में निहित होता है। कार्य के द्वारा अगर देखा जाए तो इनका जो कार्य है संदेशों या उद्देश्यों को पहुंचाना। तो पहला जो अनुभव होता है इनके बैकग्राउंड में निहित होता है। इनसे होते हुए जाता है एजेंट के पास, संचारक के पास। संचारक क्या करता है, एक माध्यम से अपने उद्देश्यों को ग्रहणकर्ता के पास पहुंचाता है, रिसीवर के पास पहुंचाता है, उसे प्रभावित बनाता है। तो किसके माध्यम से प्रभावित बनाता है, तो संचार माध्यम से क्या उसे प्रभावित बनाता है, जिसे एजेंसी कहा जाता है, एजेंसी के माध्यम से। तो ये इन्होंने 5 मॉडल दिए थे। अब आगे देख लेते हैं सीमन वीवर मॉडल के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो इन्होंने कितने मॉडल दिए हैं, 5 मॉडल इन्होंने भी दिया है। ये कहते हैं कि प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है। जो प्रेषक होता है, जो भेजने वाला होता है, इनकोडिंग करने, उसके पास क्या है कि ज्ञान का स्रोत होता है, जिसको वह संकेत या शब्दों के माध्यम से प्रेषित करता है। जैसे जिसका भेजने का जो भी है कि मतलब जो इनकोडिंग करने वाला होता है, उसका जो संदेश होता है, तो अपने संदेशों को शब्दों के माध्यम से उसे देता है, मतलब भेजता है। तो इन संकेतों को प्राप्तकर्ता ग्रहण करके गंतव्य तक पहुंचाता है, मतलब एक स्थान तक क्या होता है, वो पहुंचाता है। इस प्रकार से इसमें मॉडल बताए गए हैं। स्रोत है आपका, प्रसारक है, संकेत है, प्राप्तकर्ता है और गंतव्य है। तो आपका सोर्स है, ट्रांसमीटर है और सिग्नल है और रिसीवर है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया, जो इनका बांटा गया है। यहाँ पे जो संदेश इन्होंने दिया है सीमन वीवर मॉडल के द्वारा, इनका कहना है कि सोर्स के बाद कहाँ जाएगा, प्रसारक के पास। जो भी संदेश होगा प्रसारक के पास जाएगा, ट्रांसमीटर के पास जाएगा। ये क्या करेगा, एक सिग्नल देगा, संकेत देगा। यह संकेत प्राप्तकर्ता के पास जाएगा, फिर जो प्राप्तकर्ता के पास जाएगा यह क्या करेगा, डेस्टिनेशन करेगा। ये गंतव्य जो भी स्थान है वहाँ तक पहुँचाएगा क्या, अपने संकेतों या शब्दों को। अब आगे देख लेते हैं वेस्ले मैकिन का मॉडल। इन्होंने भी 5 मॉडल दिए हैं। इन्होंने कितने मॉडल दिए हैं, 5 मॉडल दिए हैं। इनके मॉडल में बताया गया कि आधारभूत सहयोगी अंग तो वही है, अर्थात जो संदेश भेजने वाला माध्यम हो या ग्रहणकर्ता हो। जो संदेश भेजने वाला हो और जो माध्यम है और ग्रहण करता है, वही क्या है, आधारभूत सहयोगी अंग है। इसमें इन्होंने कहा है कि संदेश को एनकोडिंग और संदेश को ही डीकोडिंग जोड़ा गया है। ये कहते हैं कि संदेश को एनकोडिंग और संदेश को डीकोडिंग को जोड़ा गया है। टेलीग्राफी तथा गुप्त संदेशों को भेजने में संचार प्रक्रिया विशेष रूप से अपनाई जाती है। ये कहते हैं कि जो भी हमें संदेश अगर भेजना है तो क्या होता है, हम पहले सेंडिंग करते हैं, सेंडर के पास जाता है, सेंडर भेजता है, पहले प्रेषक जो होता है वो भेजता है, कि फिर क्या होता है, इनकोड करता है। सेंडर क्या करता है, अपने संदेश को इनकोड करेगा, फिर किसके माध्यम से जाएगा, चैनल के माध्यम से जाएगा। और फिर क्या होगा, संकेतवाचक जो डिकोडर होता है वो भाषाओं को समझता है और रिसीव करता है। प्राप्त करता क्या होता है, फिर रिसीव करता है। जैसे संकेतवाचक, जैसे जो भाषा कहा गया उसे हम समझेंगे, फिर उसे हम रिसीव करेंगे, प्राप्त करता वो रिसीवर हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि हम अपने संचार को, मतलब अपने भाषा के या तो कहते हैं अपने संदेश को एक दूसरे का पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे देख लेते आगे देख लेते हैं बर्लो का मॉडल। बर्लो ने क्या बताया है कि बर्लो का मॉडल बहुत कुछ वेस्ले मैकिन मॉडल से मिलता जुलता है। अन्य सभी संयोगांगों के अतिरिक्त इसमें संकेतकर्ता इनकोडर और संकेतवाचक डीकोडर को भी जोड़ा गया है। बर्लो का मॉडल इस प्रकार बताया गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सोर्स है। दूसरा क्या है, संकेतकर्ता इनकोडर है। तीसरा संदेश मैसेज है। और चौथा आपका चैनल है। पांचवा क्या है, संकेतवाचक है जिसे डीकोडर कहते हैं। और आपका छठवां क्या है, रिसीवर हो जिसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। इनका कहना है कि जैसे हमने कोई भी संदेश को इनकोड किया, क्या है, यहाँ पे सोर्स है जो कि यहाँ से हमने संदेश को इनकोड किया एक सोर्स के माध्यम से, तो वो क्या है, एक मैसेज है, एक सूचना है। वो कहाँ जाएगा, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जाएगा।
और रिसीवर क्या है, डिकोडर के पास जाएगा तो क्या करेगा, संकेत वाचक को समझेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, वो प्राप्त करेगा, उसे ग्रहण करेगा। तो इसमें संदेश भेजने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही अपने अपने तौर पर क्या करते हैं, संदेश को उपचारित करते हैं या संचालित करते हैं। जैसे जो भी संदेश भेजने वाला है वो भेज दिया, लेकिन जो समझने वाला है वो भी अपने संदेश को अपने तरीके से ही समझेगा। पहला उसका रूप परिवर्तन करेगा, उसका जो भी कहना होगा उसे परिवर्तित करेगा, फिर उसे अपने तरह एक उपयोगी प्रयास बनाने का प्रयास करेगा कि उसे उपयोगी बनाया जाए उस संदेश को, जिससे वह उसकी परिस्थिति में, मतलब जो भी उसका क्या है संदेश है, उस परिस्थिति के अनुसार बन सके और वह परिस्थिति के अनुसार वह व्यक्ति स्वीकार कर सके। इस तरह से क्या होता है कि संदेश क्या इनकोडर भी और डिकोडर भी दोनों लोग का आमतौर पर क्या होता है, क्या है, उसे संचारित किया जाता है संदेशों को। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है, जैसे कि जो भेजने वाला संदेश भेजने वाला होता है, ग्रहण करने वाला होता है, वो क्या करता है, संदेश को अपने रूप में परिवर्तित करता है और उसे उपयोगी बनाने का प्रयास करता है, और वह परिस्थितियों को अनुकूल स्वीकार करने की कोशिश भी करता है। अब इसमें बताया गया है कि आगे नेक्स्ट में जो है आगे है दहामा का मॉडल। तो दहामा के मॉडल में बताया गया है, इस तरह 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, संदेश क्या है, सेंडर है, प्रेषक है, संदेश है, प्रतिपादन है और माध्यम है, ग्रहण करता है। तो पहला सेंडर होगा, दूसरा मैसेज होगा, तीसरा जो होगा ट्रीटमेंट होगा, और चौथा आपका चैनल होगा, और पांचवा रिसीवर होगा, ग्रहण करता। इन्होंने क्या कहे हैं कि दहामा ने बताया कि आरेखन द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसके आरेखन द्वारा क्या किया गया है, संचार प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडल का नाम देते हैं। इस तरह जो इन्होंने इस तरह का मॉडल बनाया है या आरेख बनाया गया है, तो इसे क्या कहते हैं, मॉडल का नाम दिया गया है। इन्होंने संदेश के प्रतिपादन अर्थात अच्छी तरह समझकर प्रमाणपूर्वक कहे जाने पर बल दिया है। जो संदेश है इनका प्रतिपादन अच्छी तरह से समझकर प्रभावपूर्ण कहे जाने पर बल दिए हैं। संप्रेषण क्या होता है कि तभी संभव होता है जब संप्रेषक कोई संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करे। इनका क्या कहना है कि संप्रेषण तभी संभव होगा, जैसे कि जब संप्रेषक कोई संदेश को चुनकर उसे विशेष रूप में अलंकृत करके प्रतिपादित करे। जब अगर आप कोई संदेश भेज रहे हैं, आप अपने जो संदेश भेज रहे हैं वह तभी संभव होगा जब कोई रिसीव करता है या तो सुनने वाला होता है, उसे क्या करता, अलंकृत रूप से प्रतिपादित करे, अलंकृत रूप से अपने भाषाओं को उसे अपने भाषा में उसे कन्वर्ट करे या प्रतिपादित करे। संप्रेषण प्रणाली के संदर्भ जो भी प्रणाली का संदेश है उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है कि जो भी संप्रेषण हो रहा है उसे क्या है, उसके जो संदेश है या मैसेज है उसे चुनकर अलंकृत तरीके से प्रतिपादित किया जाए, तभी वह अत्यंत प्रभावी तरीके से होगा या प्रभावकारी हो सकता है। यह किसने बताया है, दहामा ने बताया है। अब आगे देख लेते हैं लिंगस का मॉडल। लिंगस ने कितने भागों में अपने मॉडल को बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। पहला क्या होगा, संचारक, कम्युनिकेटर होगा, फिर दूसरा होगा मैसेज आपका जो होता है संदेश होगा, तीसरा होगा चैनल जो माध्यम होगा, आपका चौथा प्रतिपादन होगा ट्रीटमेंट, और श्रोतागण ऑडियंस और श्रोता प्रतिक्रिया होगा। लिंगस का 2 मॉडल है। तो पहले मॉडल में इस तरह बताए हैं और दूसरे मॉडल में आपका वृत्ताकार में बताए हैं। तो देख लेते हैं लिंगस के मॉडल में इन्होंने क्या बताया है कि उपरोक्त मॉडल में लिंगस ने 2 सहयोगी तत्वों को अन्य मॉडलों से अधिक जोड़ा है। क्या है, 2 सहयोगी तत्वों से अधिक मॉडलों को जोड़ा है। सामान्य तत्व स्रोत संदेश माध्यम और श्रोता है। क्या है, स्रोत संदेश माध्यम श्रोता ये सामान्य है, और लिंगन ने इसमें क्या प्रतिपादित किया है, श्रोता की प्रतिक्रिया को जोड़ा है। प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को जोड़ा है। किसे जोड़ा है, प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को। संचारक जो होता है संदेश को उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादित करता है जो कि श्रोतागण तक पहुंचाया जाता है। जो संदेश देने वाला जो संचारक होता है उसे उचित माध्यम से इन सभी माध्यमों के द्वारा इसके पास श्रोतागण के पास पहुंचाता है, ऑडियंस के पास पहुंचाता है।
संचार प्रणाली में श्रोता की प्रतिक्रिया जानना ही आवश्यक है। अगर आप संचार कर रहे हैं या संचार में बैठे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस की प्रतिक्रिया को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के कारण मॉडल में एक श्रोता प्रतिक्रिया को माना जाता है। जैसे हमने अपने जो भी संदेश है संचार के माध्यम से पहुंचा दिए ऑडियंस के पास, लेकिन ऑडियंस का क्या फीडबैक मिल रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। तो इस तरह लिंगस ने क्या है ऑडियंस को जोड़ा है, प्रतिपादन के साथ प्रतिक्रिया को भी जोड़ा है। लिंगस द्वारा प्रतिपादित वृत्ताकार मॉडल, इन्होंने यहाँ पे वृत्ताकार का भी मॉडल दिया है। इन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि संदेश है जो हमारा मैसेज है, क्या किया जाएगा, संकेतीकरण किया जाएगा। पहला इनकोडिंग करेंगे, संदेश को क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और फिर मेरा जो संदेश है कहाँ पहुँचेगा, श्रोतागण के पास, ऑडियंस के पास। तो ऑडियंस से फिर क्या होगा, हमें श्रोता प्रतिक्रिया मिलेगा, रिस्पांस ऑफ ऑडियंस का मिलेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, संचारक कम्युनिकेटर होगा। तो ऐसे ये क्या है, वृत्ताकार में इन्होंने लिंगस ने मॉडल दिए हैं। इनका कहना कि पहले हमारा जो भी संदेश होता है तो उसी संदेश को हम इनकोड करेंगे, फिर इनकोड करेंगे तो किसके माध्यम से श्रोतागण के पास जाएगा, तो चैनल के माध्यम से जा रहा है। तो ऑडियंस के पास, ऑडियंस को क्या प्रभाव दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, इनका फीडबैक ऑडियंस के मिलने के पास हम क्या करेंगे, इनका जो ऑडियंस का जो प्रतिक्रिया होगा वो हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑडियंस की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, तो वो प्रतिक्रिया ऑडियंस का रिस्पांस देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो संदेश उसको वह जो हमारा संदेश या सूचना है उसे कितना प्रभावित कर रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा, कम्युनिकेटर होगा, संचारक होगा, फिर उसे क्या कर फिर संचारित करेगा। आगे देख लेते हैं SMCRE का मॉडल। SMCRE का मॉडल इन्होंने क्या कहते हैं कि सुपे द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है मॉडल। सुपे का मॉडल जिन संयोगों से मिलकर बना है उसके प्रथम अक्षरों को एकत्रित करके इस मॉडल को SMCRE का नाम दिया गया है। सुपे का मॉडल इस प्रकार है। यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, सोर्स है स्रोत, और आपका यहाँ पे मैसेज है, और माध्यम है चैनल, और रिसीवर प्राप्तकर्ता, और इफेक्ट है। जो भी सूचना है यहाँ सोर्स के माध्यम से जाता है मैसेज, यहाँ पे ये मैसेज जा रहा है किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो क्या है, यहाँ पे प्राप्तकर्ता रिसीव करता है और उसका क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। आगे बताया गया है कि सुपे के अनुसार कोई भी संदेश स्रोत द्वारा माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। जो भी कोई संदेश है तो स्रोत के माध्यम से पहुँचता है प्राप्तकर्ता के पास। प्रसार शिक्षा में संदेश का संबंध किसी विचारधारा, किसी कौशल, किसी मनोवृत्ति या किसी भाव विचार के होते हैं। जो संदेश है वह क्या है, किसी का जो भी संदेश है किसी विचारधारा से जुड़ा है, या कौशल है, या मनोवृत्ति, या भाव, या विचार है, वह क्या है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। इस प्रक्रिया का जो प्राप्तकर्ता के व्यवहार में कुछ जो परिवर्तन आते हैं, तो जैसे संदेश के माध्यम से अपने भाव या विचार या कौशल या मनोवृत्तियों को पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद जब प्राप्तकर्ता रिसीव कर लेता है, उसके बाद जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं जिन्हें संचार का भाव कहा जाता है। तो जो परिवर्तन आ रहा है रिसीवर के अंदर तो उसे संचार का प्रभाव कहा जाता है। तो यह प्रभाव प्राप्तकर्ता की मनोवृत्ति या कार्य संपादन में दिखाई देता है। जब वो रिसीवर जो होता है, जब वो रिसीव कर लेता है विचारों को, जो भी कौशल या मनोवृत्ति आइडियाज़ है जो भी हैं, उसके बाद उनके मनोवृत्ति में जो मनोवृत्ति होती है उनके कार्य में संपादन क्या होता है कि दिखाई देने लगता है। तो यह बताए थे SMCRE का मॉडल किसने, सुपे का था। आगे चलते हैं, लास्टवेल का मॉडल देख लेते हैं। लास्टवेल ने इस मॉडल में क्या बताए हैं, आधुनिक संचार का विशेषज्ञ हैं हेराल्ड डी लास्वेल ने संचार के प्रारूप में मुख्य 5 चरण समाहित किए हैं। लास्वेल ने 5 चरण समाहित किए हैं। यह 5 चरण के माध्यम से अपने संकेत जो भी संदेश बता रहे हैं। पहला है यहाँ पे स्रोत या संचारक,
और दूसरा है संदेश, तीसरा है आपका चैनल, और चौथा है प्राप्तकर्ता या श्रोतागण, और पांचवा आपका प्रभाव इफेक्ट दिखाई देता है। अब ये कहते हैं चरण के माध्यम से कि कौन कौन क्या है, कौन किसी के लिए प्रयोग हो रहा है, तो संचारक के लिए, जो संचारक है, सोर्स या संचारक है। दूसरा किसके लिए प्रयोग हो रहा है कि कौन क्या कह रहा है, संदेश, संदेश में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें सेकंड चरण में कहा गया कि क्या कह रहा है। तीसरा है आपका किस माध्यम के द्वारा, मतलब जो संदेश दिया जा रहा है तो उसका माध्यम क्या है, तो किस माध्यम के द्वारा दिया जा रहा है, वो चैनल है। चैनल के माध्यम से दिया रहा है तो किसको दिया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया किसको दिया रहा है, जो प्राप्तकर्ता या श्रोतागण है, रिसीवर और ऑडियंस हैं, इनके द्वारा क्या है, इनको दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो पांचवा इफेक्ट बताया गया है, किसके प्रभावी ढंग से, कितने प्रभावी ढंग से प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे लास्ट में इनका प्रभाव बताया गया है। अब ऊपर से यहाँ पे बताया गया पहला क्या है, संचारक है। संचारक क्या है, अपने संदेश को भेज रहे हैं, तो इसमें संदेश में क्या कहा जा रहा है और किस माध्यम से भेजा जा रहा है, ये चैनल होना चाहिए। और किसको दिया जा रहा है, ये प्राप्तकर्ता, श्रोतागण, ऑडियंस के पास पहुंचाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है चौथे चरण में। पांचवें में बताया जा रहा है कि कितने प्रभावी ढंग से उन पर प्रभाव पड़ रहा है जो रिसीव किया है, तो यहाँ पे वो प्रभाव दिखाया गया है लास्ट में पांचवें चरण में। अब देख लेते हैं कि लासवेल के अनुसार कोई भी संप्रेषण कार्य 5 प्रश्नों के आधार पर किया जाना चाहिए। लासवेल क्या कहते हैं कि इनका जो भी संप्रेषण किया जा रहा है 5 प्रश्नों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि पहले में कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, और किस माध्यम के द्वारा कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, और कितने प्रभावी ढंग से कहा जा रहा है। तो यह 5 तरीके से इन्होंने 5 चरणों में बताए हैं। लासवेल के मॉडल में प्रतिपुष्टि की बात कही गई है, जो उनका फीडबैक मिला है। मॉडल का प्रथम तत्व वह व्यक्ति है जो संदेश का स्रोत या संचारक है। दूसरा तत्व वह कहा जा रहा है, दूसरा तत्व वह क्या कह रहा है, यह एक संदेश है। तीसरे तत्व में क्या है कि किस माध्यम से कह रहा है, और पांचवें में बताया गया है कि कितने प्रभावी ढंग से कहा जा रहा है, प्रभावी हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है पांचवें चरण में। ये 5 तत्व प्रसार प्रणाली की रचना करते हैं। तो यह किसके माध्यम से कहा गया है, तो लासवेल का मॉडल है, इनके माध्यम से कहा गया है कि 5 चरणों के हिसाब से हम 5 चरण में अपने संदेशों को पहुंचाएंगे और उसे इफेक्टिव बनाएंगे। अब आगे देख लेते हैं रणजीत सिंह मॉडल। रणजीत सिंह का मॉडल देख लेते हैं। इस मॉडल में स्रोत द्वारा संदेश या संकेतीकरण करके उसे संचार माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा रहा है। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता होता है, जो संदेश प्राप्त कर लेता है, तो क्या है कि प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया होती, फीडबैक होता है, यहाँ पे बताया गया प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता। प्राप्तकर्ता संकेतवाचक वाचन भी करता है। प्राप्तकर्ता की जो प्रक्रिया फीडबैक होता है, फीडबैक कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता होता है उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उसे फीडबैक के नाम से जाने जाते हैं। तो संचार, जो संपूर्ण संचार प्रणाली होता है, इसका विवरण इस प्रकार से बताया गया है कि जो हमारा संदेश होता है सोर्स के माध्यम से भेजते हैं, और यहाँ पे संकेतिक इनकोडिंग की जाएगी संदेश को, और चैनल के माध्यम से जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कि संकेतवाचक यहाँ दिखा रहा है कि इनकोडिंग करेगा। जो संकेतवाचक होगा इनकोड करेगा किसके पास, रिसीवर के पास। तो रिसीवर जो प्राप्तकर्ता होगा वह क्या देगा, अपना फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक मिलेगा। इस तरह से क्या है कि रणजीत सिंह के मॉडल में बताया गया है, इनका ये मॉडल है। अब आगे देख लेते हैं कि एक स्रोत का होना आवश्यक है। ये कहते हैं कि एक स्रोत का होना आवश्यक है। स्रोत के पास संचार हेतु संदेश होना चाहिए। स्रोत को संदेश का संकेतीकरण करनी चाहिए। कुछ संकेत माध्यम का व्यवहार किया जाता है। एक प्राप्तकर्ता को संदेश का संकेतवाचक डिकोडिंग करनी होती है, और प्राप्तकर्ता को अंत में फीडबैक भी देनी होती है। यह था किसका, रणजीत सिंह का मॉडल। अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्रो IP तिवारी का मॉडल। ये क्या कहते हैं, पहले क्या है इन्होंने बताया कि सोर्स है, मैसेज है, कोड है, चैनल है, रिसीवर और ऑडियंस है। यहाँ पे ये 6
चरण में बांटे हैं, प्रो IP तिवारी के मॉडल के अनुसार बताया गया है। ये कहते हैं कि प्रेषक और ग्राहक दोनों ही एक बिंदु पर अनुभव का होना आवश्यक है। जो प्रेषक होता है और जो ग्राहक होता है, दोनों ही एक बिंदु पर होना आवश्यक है, संचार तभी सफल हो सकता है। इनका कहना है कि जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, और जो ग्राहक रिसीव करने वाला होता है, दोनों का अनुभव एक समान होना चाहिए, तभी संचारक सफल होगा। जब प्राप्तकर्ता या श्रोता प्रेषक की प्रस्तुति को समझ लेता है, क्या करता है, प्रेषक की प्रस्तुति को समझ लेता है, यदि भेजा गया संदेश स्पष्ट नहीं है तो संचार दोषपूर्ण होगा। अगर जो भी संदेश भेजा जा रहा है प्रेषक के द्वारा, वह संदेश अगर क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं है तो उसे दोषपूर्ण माना जाएगा। यदि संदेश स्पष्ट है किंतु ग्रहणकर्ता की समझ से परे है, तब संचार दोषपूर्ण माना जाएगा। अगर जैसे कि जो संदेश भेजने वाला, अगर उसका संदेश स्पष्ट तरीके से नहीं है तो उसका जो संचार होगा दोषपूर्ण होगा, और जो इनकोडिंग और जो रिसीवर होता है, जैसे प्राप्त ग्रहणकर्ता होता है, अगर इसके संदेश समझ के बाहर है या परे है तो इनका संचार क्या होगा, दोषपूर्ण माना जाएगा। तो यह था क्या, प्रो IP तिवारी का मॉडल। अब चलते हैं, लास्ट है मॉडल नंबर पर, फ्रैंक EX ने बताए हैं कि ये क्या है, लट्टू का मॉडल देते हैं। इनका जो भी संचार किया गया है, लट्टू का मॉडल बताए हैं। तो ये कहते हैं कि संचार प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया गया है। संचार भूतकाल से प्रभावित होता है, वह इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है। अतः यह प्रारूप घटना एवं व्यक्ति पर आधारित है, जिसके अनुसार संचार का कोई निश्चित प्रारंभ अथवा अंत नहीं होता है। इस मॉडल के अनुसार संचार का दायरा अनिश्चित हो जाता है, इसलिए फ्रैंक EX ने इस संचार का नित्य प्रारूप कहा है। ये कहते हैं कि इनका जो मॉडल है पहला, मतलब इन्होंने जो मॉडल दिया है, ये नृत्य या कहा जाए तो लट्टू के समान का मॉडल दिए हैं। ये कहते हैं कि संचार भूतकाल से प्रभावित होता है। जो भूतकाल होता है उससे हमारा जो संचार होता है वो प्रभावित होता है, और इनके जो चरण होते हैं उसमें नवीनीकरण होना चाहिए। मतलब इनका जो चरण होता है उसमें नवीनीकरण होता है, और इनका जो प्रारूप घटना होता है ये व्यक्ति पर आधारित होता है। इनकी जो प्रारूप घटना होती है यह व्यक्ति पर आधारित होती है, और इनके अनुसार यह कहा जाता है कि कोई भी संचार अगर निश्चित प्रारंभ होता है तो वह भी उसका अंत नहीं होता है। अगर निश्चित प्रारंभ अथवा अंत नहीं होता है तो इस मॉडल के अनुसार इनकी दायरा क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसलिए फ्रैंक EX ने क्या क्या संचार या नृत्य का मॉडल कहा है। इसे क्या कहते हैं, डांस मॉडल भी कहेंगे। इंग्लिश में डांस मॉडल और इसका हिंदी में नृत्य मॉडल कहेंगे। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।